हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेटियोनिकल्स। जैसा कि आप सबको अभी आपकी रीसेंट वीडियो में पता ही चल गया होगा कि हमारे चैनल पर एचटेट के लिए पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ सीडीपी का पीवाईक्यू। ये जो क्लास रहेगी पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सबके लिए है। और मैं बता दूं कि आई एम खुशी, अ स्पेशल एजुकेटर। और आज हम करेंगे पीवाईक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर। एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ पता चलेगा। तो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज कवर होगी, थ्योरी कवर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक चीज आप याद रखिएगा कि अब एचटेट जो है आपका, उसमें आप सबको याद रखना है कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़कर नहीं आने, बार बार यही दोहराया जा रहा है वरना पेपर रद्द हो जाएगा। बात करते हैं कि जो आपका एचटेट है 2024 का है। सेट ए मैंने लिया है, 2.5 घंटा आपको मिलता है करने के लिए, बहुत इनफ टाइम होता है, आप अच्छे से कर सकते हो। सीडीपी तो विद इन आपकी 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सीडीपी एक ऐसी चीज है जो कि आपको बस रीड करके, और अगर आता है तो आप टिक करोगे, वरना आप अपने मतलब वैसे लगाओगे नॉलेज बेस्ड। तो बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता है? नहीं, यहाँ पे शब्द आ गया नहीं। यानी कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो लेट चाइल्डहुड हमारी गैंग एक्टिविटीज की एज होती है, उसमें कौन सा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। नो आ गया वर्ड। तो सबसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे पहले देखो कि लर्न्स कन्फर्म बिहेवियर, यानी कि ये एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक। आप कुछ भी चीज बच्चे को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उससे उसके जीवन पर क्या सकारात्मक, क्या अच्छाई जो है उसको मिल रही है। तो सबसे पहले देखो कि वो जो है वो जितनी भी चीजें सीखेगा उसके लिए उसका एक अच्छा बिहेवियर डेवलप होगा। साथ ही साथ वो जो है वो सीखेगा कि कैसे उसे सोशल नॉर्म्स जो है, यानी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी क्या चाहती है, उसे वो फॉलो कर पाएगा। उसे समझ होगी कि सामाजिकता उसके अंदर विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है। उसके बाद है डेवलप्स सोशल इंसाइट, यानी कि वही है कि ये बच्चे को सोशलाइज्ड बनाएगा, उसके अंदर वो इथिक्स डालेगा, वो चीजें डालेगा कि जिससे उसको जो है सोसाइटी में अपने आप को ढाल पाए। क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चा अपने आप को नहीं ढाल पाता है, उसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। सोसाइटी किस तरीके से है, क्या सोसाइटी की सोच है, वो एक सोच, एक थिंकिंग जो है वो उसके अंदर बिल्ड हो रही है। तो ये सब कुछ जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि होल्ड्स प्री जजमेंटल एटीट्यूड, यानी कि पूर्वग्रही मनोवृत्ति, धारणा। यानी कि क्या हम जो भी चीज सिखा रहे हैं लेट चाइल्डहुड में, या जो भी चीज बच्चा सीख रहा है, तो पहले से क्या होता है, वो अपने अंदर कुछ जजमेंटल थिंकिंग, कुछ ऐसी सोच विकसित करके बैठा होता है, कुछ ऐसी धारणाएं। तो वो एक पॉजिटिव नहीं है। वो हो भी सकता है कि वो जो भी कुछ सोच रहा है वो गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहां भाग गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट इफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको मोटिव से दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है पॉजिटिव, कौन सा सकारात्मक नहीं है, जो कि मतलब कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें कौन सी चीज सकारात्मक रूप से भाग नहीं ले रही है। सबसे पहले देखते हैं कि अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि बच्चे को पता ही नहीं है कि वो जो भी चीज वो सीख रहा है, इसका मतलब तो ये होगा कि उसे अपने प्रोग्रेस का पता ही नहीं है। अनअवेयरनेस का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है, वो उस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है। तो क्या हम कुछ भी ऐसी चीज सिखाते हैं जिससे कि बच्चा जो है उसके प्रोग्रेस का उसे आइडिया ना हो, या हमें आइडिया ना हो, या उसके पेरेंट्स को आइडिया ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। अब बच्चे को जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कि जैसे हमने कुछ चीज सिखाई तो हमें पता हो कि बच्चा जो है अपना एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। हमारा एक उद्देश्य होता है कि अगर हम ईवीएस की क्लास में अगर हम बच्चे को फूड एंड शेल्टर सिखा रहे हैं, तो हमारा एक मोटिव है कि बच्चे को वो चीज पता चल सके कि उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कौन कौन से टाइप के फूड्स होते हैं, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में जाते जाते उसे विटामिन, मिनरल्स, इन सब के बारे में आइडिया लगता रहता है। तो ये हमने एक गोल डिसाइड किया है बच्चे का कि जिससे जो है बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करे। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। उसके बाद सोशल अप्रूवल, वही कि वो सोसाइटी के लिए भी जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले। साथ ही साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जो कि क्या हो, जो कि प्रशंसनीय हो, या फिर विश्वसनीय हो, या फिर तारीफ काबिल हो। तो ये सब भी एक पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। ठीक है, यहां से हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जो है नेगेटिव है। उसके बाद बड़ा ही इजी सवाल है और हमेशा एचटेट पूछता है। हमेशा याद रखना कि एचटेट में आपको 2 से 3 सवाल, या बोले तो 4 सवाल भी आपको स्पेशल एजुकेशन से जरूर मिलेंगे।
और जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है। आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, CWSN स्टैंड्स फॉर। CWSN स्टैंड्स फॉर का मतलब कि आपको बताना है कि ये जो CWSN लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये चीज बतानी है। तो इसमें आपको एक चीज देखना होगा कि कई बार होता है आपने आसपास में मतलब ऐसा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहां पे देखा होगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए सीट अवेलेबल होती है, तो वही वहां पे लिखा होता है CWSN, सीट्स फॉर CWSN, या फिर ऐसे लिखा होता है सिटीजन विद स्पेशल नीड्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं पे भी हमें सिटीजन तो नहीं मिला, मतलब कि इसके दो फुल फॉर्म है, एक तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और एक सिटीजन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर इफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा एक पर्सनल फैक्टर नहीं है जो कि लर्निंग को इफेक्ट कर रहा हो। तो देखो आप महत्वाकांक्षा जो है वो भी होती है कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ अपना वो करके तो सीखेगा, उसके पास कुछ इंस्पिरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए तभी तो वो उस चीज को कर पाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और रेडीनेस, बच्चा जो है सीखने के लिए क्या होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। आपने एक लॉ पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, किसका लॉ है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। 3 लॉ होते हैं हमारे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो है क्या बोलता है कि बच्चा फिजिकली, कॉग्निटिवली मतलब मेंटली, ठीक है, और इमोशनली या फिर सोशली जो है रेडी होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की लेवल का चीज कुछ पढ़ा दें, क्योंकि वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। हम तभी तो हम बच्चों में 5th क्लास या आप मैं बोल सकती हूँ कि 3rd क्लास में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो क्यों नहीं डाला हुआ, क्योंकि अभी वो रेडी ही नहीं है उस चीज को सीखने के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इनमें से आपका करेक्ट होगा कंटेंट। कंटेंट जो है वो इतना एक तरीके से पर्सनल फैक्टर के उसमें नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और साथ साथ प्लीज आप लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ थिंकिंग एनहांस लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा टूल जो है वो थिंकिंग को क्या करता है, या फिर थिंकिंग जो कह सकते हैं हम उसको बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, इनहेंस करता है। तो कौन सा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है, हिंदी में बता देते हैं। प्रतिमाएं, भाषाएं, और उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स और प्रपोजिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज बच्चे को इमेज दिखाकर पढ़ाना जरूरी है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाना जरूरी। तभी बोला जाता है कि जब हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें किस तरीके से, हमें उसकी मदर टंग में पढ़ाना पड़ेगा, हमें उससे एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा, तभी तो वो जानेगा। तो इसीलिए लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रपोजिशंस भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 4th वाला जो ऑप्शन है ABCD सभी क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि मैंने बोला कि CDP जो है बहुत इजी होती है, अगर आप उसे समझोगे तो वो इजी है, अगर आप उसे रटोगे तो बहुत मुश्किल है। समझ के माइंड से करो। आजकल HTET हो गया, DSSS भी हो गया, CTET हो गया, सब में ये क्या कर रहे हैं, बस CDP को इस तरीके से दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएं, क्योंकि रट के हर बच्चा आया है, हर बच्चे को पता है कि पियाजे की कितनी स्टेजेस दी हुई है उसने, हर बच्चे को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब अ क्रिएटिव चाइल्ड, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बच्चे का क्या बता रहा है, सृजनशील बालक जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ओरिजिनल आइडियाज आ रहे हैं। मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टॉपिक करा रही हूँ, तो उसके अंदर कुछ ओरिजिनल आइडियाज आ रहे हैं। बच्चे, मैं पूछती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ क्लास में जाके, 3rd क्लास में जाके कि बच्चों आज आप कौन से ट्रांसपोर्ट से आए हो, तो बच्चों को नहीं पता ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर मैं बच्चों को बोलूं कि बच्चों आज आप बस से आए हो या आप कार से आए हो, तो बच्चा अपने आप बताएगा। फिर मैं बोलती हूँ कि अच्छा गांव में क्या जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, तो बच्चा बताता है मैम वहां तो घोड़ा गाड़ी भी चलती है, वहां तो बैलगाड़ी भी चलती है। तो ये सारे ओरिजिनल आइडियाज उसके अंदर आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो कहीं पर भी इसको क्रिएटिव बनाने से नहीं रोक सकती, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है।
बोल्ड एटीट्यूड, ठीक है, वो भी ठीक है कि किस तरीके से वो अपना एटीट्यूड रखता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिएटिव चाइल्ड को बनाने के लिए उसका जो एटीट्यूड है वो होना ही नहीं चाहिए, उसकी खुद की समझ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद है फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स, यानी कि जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं वो विचार आने बहुत 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 जरूरी है। उसको पता होना चाहिए उसके अंदर जो सोच आ रही है, वो सोच रहा है कि ये चीज ऐसी क्यों नहीं चलती, जो ट्रेन है वो उड़ती क्यों नहीं है। तो ये क्रिएटिविटी है ना, वो सवाल पूछता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्लास में बच्चों को क्वेश्चनिंग करने दो, जितना हो सके बच्चा क्वेश्चन करेगा उतना अच्छे से बच्चा सीखेगा। बात आती है कि यहाँ पे कौन सी चीज बच्चों को क्रिएटिव बनने से रोकती है, तो वो बनती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन एक ऐसी चीज होती है, देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, टू टाइप्स की थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत सीमित होती है। मैं बोल सकती हूँ कि मैंने कह दिया कि एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, बच्चे जो है वो ऐसे बस मैंने बोला कि एक शब्द में जवाब देना है, बच्चे चुप, बच्चों को नहीं पता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता, उनके लिए तो वो स्काई, उनके लिए तो कुछ भी, मतलब उनकी फेरी टेल वाली दुनिया भी हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। मैंने बोल दिया एक ही वन वर्ड आंसर देना है। जहां चीजें लिमिटेड हो जाती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें डाइवर्जेंट भी साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी। और कन्वर्जेंट थिंकिंग से बच्चा क्रिएटिव नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें सिंगल सॉल्यूशन यानी कि वन वर्ड आंसर चलेगा। लीनियर थिंकिंग, बच्चे की जो थिंकिंग है वो सीमित कर दी हमने, टीचर ने सीमित कर दी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम छोटी क्लासेस में क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां पे बच्चे की जो थिंकिंग है वो इतनी सी ही रह जाएगी, वो अपना सोच ही नहीं पाएगा। हम क्यों बोलते हैं कि बेटा आपको जो भी आता है आप उसे बनाकर लिखो, ताकि उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। इसलिए लीनियर थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया ना, एमसीक्यूज, जैसे कि हमारे एस्टेट सीटेड ये सब होते हैं एमसीक्यूज। इसमें क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, लॉजिक देखते हैं आपसे। कन्वर्जेंट थिंकिंग वहां पे एक फुल स्टॉप लगा देती है। आपकी यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी ये सब चेक किया जाता है, हमें बच्चे का ये सब चेक नहीं करना। तो ये जो है ये ठीक है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका बिल्कुल उल्टा। इसमें बच्चे के पास मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है वन वर्ड आंसर नहीं दे रहा है, बच्चा पैराग्राफ में आंसर दे रहा है, 3-4 लाइनों में आंसर लिख रहा है। तो ये अच्छी चीज है, ये रिजिड नहीं है, मतलब ये ठोस नहीं है। मैंने ये नहीं कह दिया कि ऐसे ही बस इस एक ही जवाब देना है, तो बच्चा सीमित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम इसके मैनी आंसर्स दे सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं। फ्लेक्सिबल है, ये हर बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल है, चाहे बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से है, चाहे बच्चा नॉर्मल जर्नल चाइल्ड है, ठीक है, ये हर किसी के लिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बच्चा इसमें अपनी सोच को, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहा है। तो इसीलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत हद तक बहुत अच्छी मानी जाती है, और खास करके प्राइमरी क्लासेस में। उसके बाद इमेजिनेशन, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग में इमेजिन कर पा रहा है, क्योंकि सोचते कैसे हम जब तक सोच नहीं पाएंगे तो हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये टीवी कैसे चलता है, तो मेरे को पता ही नहीं होता। इसके हम अलग अलग, अब कोई छोटा बच्चा आ जाएगा, उससे मैं सवाल पूछूंगी तो वो उसके अलग अलग आंसर्स देगा, क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी, यानी कि इसमें जो है हमें टिक मार्क नहीं मारना है, हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा कन्वर्जेंट। जहां भी बात आती है क्रिएटिव थिंकिंग की, वहां हमेशा बच्चा डाइवर्जेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेरक है। यानी कि अगर हम बच्चे को कुछ भी चीज सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें उसे मोटिवेशन देना है। अब मोटिवेशन देने के साथ साथ अगर मैं उसे जो है मार पिटाई कर रही हूँ, मैं उसे थप्पड़ मार देती हूँ, क्लास से बाहर निकाल देती हूँ, या थोड़ी पनिशमेंट देती हूँ, तो ये सब जो है ये बच्चे के लिए किस प्रकार से गलत है, या फिर कौन सा ये मैं बोल सकती हूँ कौन सा अभिप्रेरक के रूप में काम कर रहा है। क्या ये इंटरनल है, क्या ये एक्सटर्नल, क्योंकि 2 टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं, एक तो आपका होता है आंतरिक और एक आपका होता है बाहरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों होगा, बाहरी क्यों होगा, क्योंकि ये बाहरी अभिप्रेरणा है। बच्चा जो है पिटाई के डर से, थप्पड़ के डर से बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ऐसा ही होता था, हम छोटे होते थे, मम्मी पापा हमें मारते थे और उसके बाद हम पढ़ने को बैठते थे, वरना कौन पढ़ने को बैठा था। तो ये चीज जो है ये मोटिवेशन से। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अभी देती हूँ आपको। जैसे अभी एचटेट ने आप सबका नोटिफिकेशन निकाला है कि एग्जाम होगा, मतलब सिर पे डंडा आ गया है कि एग्जाम है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन वो होता जब आपके पास ना कोई डेट थी, ना कोई सिलेबस था, स्टिल आपको पता था कि सीडीपी आ रही है, मैथ्स आ रही है, इंग्लिश आ रही है, और आपके मन में होता कि मेरे को करना है, तो
तो आप उसे करते, वो होता इंटरनल। और काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे भी, तो वो तो भाई उनको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। लेकिन जो बच्चे एक्सटर्नली कर रहे हैं वो वही वाला सेम केस है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि इंटरेस्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें बच्चा खुद से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करता है, वो है इंटरनल। उसमें प्रेज किया जाता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगाया है। और एक्सटर्नल वो होता है जिसमें रिवॉर्ड, यानी कि कुछ पैसे चाहिए, कोई फेवरेट टॉय चाहिए, ठीक है, कुछ खिलौना है, कुछ खाने पीने का चाहिए वो। अदरवाइज हम मारपीट थोड़ी कर रहे हैं, थप्पड़ वप्पड़ मार रहे हैं, छोटा मोटा चट्टू लगा दिया तो उससे बच्चा कर रहा है। ये जो है ये अदर कोज के लिए, मतलब ये खुद की इच्छा से नहीं है, बाहर से दबाव पड़ रहा है तब कर रहा है बच्चा। साथ ही ये जो है स्टार्टिंग में तो गुड है कि जैसे मानो छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल नहीं जाता है, रोते हुए जाता है, पेरेंट्स को उसे कुछ ना कुछ ऐसे बहला फुसला के भेजना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा छोटा है, वो खुद से जाएगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना जरूरी क्यों है, तो उसे भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10th क्लास के बच्चे को आप ऐसे दबाव डाल रहे हो कि नहीं बेटा आपके इतने नंबर नहीं आए तो हम आपको ये चीज नहीं दिलाएंगे, तो ये चीज गलत है, ये इतनी अच्छी नहीं साबित होती है। तो ये आपका हो गया मोटिवेशन। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके काफी सारे टॉपिक्स ऐसे ही कवर हो रहे हैं चुटकियों में। आपको ऐसा लग रहा था कि खाली पीवाईक्यू करने से क्या होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेटियोनिकल्स में पीवाईक्यू इस तरीके से कराए जाते हैं कि आपके हर छोटे से छोटे टॉपिक को क्लियर किया जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल नीड्स ऑफ लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट। यानी कि लोकोमोटर, सबसे पहले तो काफी सारे बच्चों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी का पता ही नहीं होगा, बता देती हूँ। ये एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है, सबसे पहले 2-3 चीजें याद कर लो कि हमारी टोटल 21 डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। 21 डिसेबिलिटीज कब आई थी? RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016 में हमारी 21 डिसेबिलिटी की बात की गई थी। उससे पहले केवल हमारी इंडिया 7 डिसेबिलिटीज को जानती थी, जो कि 1995 में PWD एक्ट था, ठीक है, PWD एक्ट था। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया, तो 21 डिसेबिलिटी हो गई थी, 7 से बढ़ा के 21 कर दी थी। कौन कौन सी है इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आता है, बस ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद कर लो, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी थी वो आपकी 1995 में भी थी और 2016 में भी है। तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटिव इम्पेयर्ड स्टूडेंट। यानी कि इनमें से कौन सी जो है उस बच्चे की स्पेशल नीड नहीं है जो लोकोमोटिव इम्पेयर्ड डिसेबल है, ठीक है। यानी कि लोकोमोटिव के अंदर एक चीज और समझो, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है मूव करने की। बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, बैलेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि नॉर्मल अगर मैं बोलूँ जैसे पैरालाइज हो जाते हैं तो हम चल फिर नहीं पाते हैं, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के सिमिलैरिटी जैसा ही होता है, बट हम पैरालाइज को डाल नहीं सकते हैं उसमें। लोकोमोटर में वैसे तो काफी सारे टाइप्स है, बट आप 2-3 याद कर सकते हो, जैसे सेरेब्रल पाल्सी सीपी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जो हमारी बैक बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी कुछ इस तरीके से होती है, उसमें जो इंजरी हो जाती है उसको भी हम लोकोमोटर में डाल देते हैं, ठीक है। मैंने मूवमेंट का बता दिया है कि बच्चा जो है एबल नहीं होता है मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी चीज उसके लिए क्या है, उसके स्पेशल नीड्स के लिए जरूरी नहीं है। तो देखो वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल मिलनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग वो होती है जिससे बच्चा व्यवसाय अपना कुछ कर पाए, कमा पाए, ठीक है, तो वो चीज होनी चाहिए। अगर बच्चा जो है चल फिर नहीं पा रहा है अच्छे से, तो उसके लिए ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि अगर सीढ़ियां हैं तो हमने साथ में क्या कुछ चढ़ने का सिंपल वो बना रखा हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि व्हीलचेयर वहां से जाएगी, है ना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला डिपेंडेंट बिहेवियर, क्या उनका डिपेंडेंट बिहेवियर मतलब उनको वो चीज देना। स्पेशल नीड में तो डिपेंडेंट बिहेवियर किसी हद उससे नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन एक्टिविटीज, यानी कि कुछ जो गतिविधियां हैं उसमें कुछ आगे पीछे करना, कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना जिससे वो भी उसमें पार्ट ले पाए, है ना, पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि हाल ही में 2016 में हमें दिया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हमारे आती है, वैसे तो काफी सारी आती है, जैसे मैं बोलूँ तो 8 आती है, लेकिन 8 हमें याद नहीं करनी है।
हमें कितनी याद करनी है, और ये याद करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके में पूछी जाती है। सीटेट, एचटेट या फिर हरियाणा का कोई पेपर हो या फिर आपका डीटेल प्लस पेपर हो, जरूर पूछा जाएगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी टोटल कितनी होती है? टाइप्स आप 4 टाइप्स याद करेंगे। कौन कौन सी होती है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होती है रीडिंग के लिए। किस लिए होती है? रीडिंग के लिए। बच्चे को रीडिंग करने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसेबिलिटी का मतलब है कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आ रही है। तो डिसलेक्सिया रीडिंग के लिए, लेक्सिया ऐसे याद कर लो, लेक्सिया यानी कि रीडिंग के लिए कुछ चीज याद करनी है। डिसग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ हम कैसे, ग्राफ हम बनाते ही तो हैं, ग्राफ हम बनाते ही तो हैं, तो ये आपकी राइटिंग होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है? राइटिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को लिखने में। फिर डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स में दिक्कत है कहीं ना कहीं। साथ ही फिर है डिस्प्रेक्सिया, पी से याद कर लो, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। प्रेक्सिया मतलब वही कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम है, तो ये वो वाली चीज हो गई। तो आपके टोटल 4 हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौन सा जो है इसमें सिंबल बता रहा है हमें कि भाई आप सब को बता रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में से कौन सी आपको छांटनी है। दिया हुआ है इनएबिलिटी टू राइट न्यूमेरिकल्स, यहां से बच्चे देखेंगे राइट और कर देंगे डिसग्राफिया पर टिक, लेकिन डिसग्राफिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़ो कि बच्चे को दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं उन्हें लिखने में, ठीक है। साथ ही साथ उनको डिफिकल्टी हो रही है अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो इसीलिए हो जाएगा डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर आपका 1, डिफिकल्टी इन मैथ्स, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज नॉट कम अंडर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। जो कोलबर्ग थे हमारे भाई साहब, उन्होंने दिया था आपकी मोरालिटी की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, ठीक है। लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 था कन्वेंशनल, लेवल 3 था पोस्ट कन्वेंशनल। प्री में था कि जिसमें बच्चे छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने बोला है कि उनमें से कौन सा इसके अंदर नहीं आ रहा है, कौन सी स्टेज इसके अंदर नहीं आ रही प्री कन्वेंशनल के अंदर। तो ध्यान से देखें तो छोटे बच्चों को मार पीट करके, ओबीडेंस करके, ठीक है, पनिशमेंट करके हम उन्हें मोरालिटी सिखा सकते हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कंफर्मिटी टू ऑब्टेन रिवॉर्ड, बच्चा जो है कुछ चीज लालच, रिवॉर्ड, ठीक है, उसके लिए भी बच्चा छोटे बच्चा ही होगा। स्टेज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, राइट्स की जहां बात आती है वो कन्वेंशनल में आता है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये सब लेवल्स लिखे हुए हैं, है ना। जो हमारा कन्वेंशनल स्टेज है उसी में तो बच्चा लड़ता है,